साल की ऐना को एक क्लाउन डॉल मिली थी। तब से वो बहुत अजीब तरीके से बिहेव करने लगी। वहीं दूसरी तरफ ऐना के शहर में कोई सीरियल किलर छोटे बच्चों को मार रहा था। हर मरने वाले के चेहरे पर एक क्लाउन जैसा मेकअप मिलता। उन मिस्टीरियस मर्डर्स के बीच एक दिन ऐना स्कूल से वापस घर ही नहीं आई। उसे हर जगह ढूंढा गया पर वो कहीं मिल ही नहीं रही थी। कहीं ऐना उस सीरियल किलर का अगला निशाना तो नहीं बनने वाली। जानने के लिए देखिए एक नई वेब सीरीज द क्लाउन, only on खूनी मंडेज यूट्यूब चैनल। लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। वॉच नाउ। बेंगलोर में रहने वाली रौनक और पूर्वा की अभी नई नई शादी हुई थी और अपने खानदान के रिवाज के हिसाब से शादी के महीने भर के अंदर अपने कुल देवता का आशीर्वाद लेना होता था। और इसलिए रौनक पूर्वा को लेकर अपने पुश्तैनी घर आया था, जो कि बेंगलोर से दूर एक कस्बे में था। रास्ते में रौनक बस खामोशी से ड्राइव करता रहा और पूर्वा तरह तरह के सवाल करती रही। तुम्हारा घर कैसा है? क्या पुराने जमाने की हवेली जैसा है? अच्छा, क्या तुम्हारे घर पर अभी भी कोई रहता है? तुमने अपना बचपन वहीं गुजारा है ना? लेकिन रौनक बस चुप था और पूर्वा नाराज होकर बोली, चुप ही रहना था तो अकेले आते। तभी रौनक ने गाड़ी रोकी और बोला, घूंघट कर लो, मेरा गांव बस अब शुरू हो रहा है। जल्दी रौनक ने अपनी गाड़ी एक बड़ी सी हवेली के सामने रोकी और गाड़ी से उतरा। उसके साथ ही पूर्वा भी उतरी और उसने आसपास देखा तो सब कुछ बिल्कुल वीरान सा था। पूर्वा को वो जगह बड़ी मनहूस लग रही थी। तभी एक बूढ़ा वहां से गुजरा और रौनक उससे बोला, अरे शंभू काका, आपने मुझे पहचाना नहीं? मैं रौनक। लेकिन वो बूढ़ा रौनक और उसके साथ खड़ी पूर्वा को बस घूर कर देखता चला गया। पूर्वा को ये सब बहुत अजीब लग रहा था। पूर्वा रौनक का हाथ पकड़ती हुई बोली, रौनक, क्या यहाँ रहना जरूरी है? हम किसी और जगह रह लेते हैं ना, वहीं से कुलदेवी के मंदिर जाकर पूजा कर लेंगे। नहीं पूर्वा, यहाँ घबराने जैसा कुछ नहीं है। असल में क्या है ना, ये गांव का पिछला हिस्सा है, इसलिए सुनसान हो गया है। लोग आगे की तरफ जाकर बस गए हैं। तुम मेरे साथ आओ। इतना कहकर रौनक ने पूर्वा का हाथ पकड़ा और उसे लेकर हवेली के बड़े से दरवाजे के पास गया और उस टूटे फूटे दरवाजे से होते हुए वो अंदर गया। हवेली के बाहर बड़ा सा बगीचा था जो अब बिल्कुल उजड़ चुका था। बड़ी बड़ी घास उग गई थी और हवेली भी बहुत जर्जर स्थिति में थी। दीवारों से सारे रंग उखड़ चुके थे। पूर्वा चारों तरफ देखती हुई बोली, ये तो किसी भूत बंगले जैसा लगता है। तभी पूर्वा की नजर हवेली के सबसे ऊपर बने एक कमरे पर गई और उसे लगा जैसे वहां खड़ा कोई उन लोगों को देख रहा है। और पूर्वा घबराती हुई बोली, रौनक, वो देखो, वहाँ कोई है। और रौनक ने उस तरफ देखते हुए कहा, यहाँ कोई नहीं है पूर्वा। इस जगह पर सालों से कोई नहीं रह रहा। मेरी माँ के मौत के बाद ये जगह बिल्कुल ही वीरानी है। बल्कि माँ भी अपने अंतिम दिनों में मेरे साथ ही थी, यहाँ नहीं। शाम होने के करीब आ चुकी थी और अब बिल्कुल वक्त नहीं था कि कमरों की सफाई करके वहां रहा जाए। इसलिए रौनक और पूर्वा ने हॉल में ही साफ सफाई कर अपने लिए सोने जितनी जगह बना ली और अपने साथ लाए खाने पीने के सामान से काम चला लिया। हॉल में ही लेट गए। रौनक देख रहा था कि पूर्वा डरी हुई है। रौनक पूर्वा का हाथ पकड़ते हुए बोला, तुम डर क्यों रही हो? मैं हूं ना तुम्हारे साथ, और ये जगह तो मेरा ही घर है। मेरा बचपन यहाँ बीता है। और पूर्वा रौनक को गले लगाती हुई बोली, वो सब तो ठीक है रौनक, लेकिन इस जगह की हालत तो देखो, यहाँ लाइट तक नहीं है। वो तो अच्छा हुआ हम अपने साथ टॉर्च ले आए। रौनक पूर्वा को शांत करता हुआ बोला, ये सब छोड़ो, अभी हम हमारी बात करते हैं। इतने में ऊपर वाले कमरे से कुछ जोर से गिरने की आवाज आई और रौनक और पूर्वा दोनों हड़बड़ाकर उठकर बैठ गए। पूर्वा डरती हुई बोली, ये क्या था रौनक? शायद कुछ गिर गया होगा। कबाड़ी तो भरे हुए हैं ना। और तुम रुको, मैं एक बार देख कर आता हूँ। और रौनक टॉर्च लेकर ऊपर की तरफ बढ़ गया। रौनक उस कमरे की तरफ बढ़ा जहां से वो आवाज आ रही थी और उसने जैसे ही कमरे को खोला वहां सब कुछ बिल्कुल शांत हो गया। ऐसा लग ही नहीं रहा था कि इस कमरे में कोई हलचल हो रही थी। तभी उसकी नजर गई सामने लगी एक अलमारी पर, जिसके कुंडी में एक बड़ा सा त्रिशूल फंसा हुआ था। रौनक उस तरफ बढ़ा और उसने धीरे से त्रिशूल को खींचकर देखते हुए कहा, ये त्रिशूल यहाँ क्यों है?
तभी उसे पूर्वा की चीख की आवाज सुनाई दी और वो भागता हुआ नीचे की तरफ बढ़ा। दूसरी तरफ रौनक के जाते ही पूर्वा को ऐसा लगा जैसे उसके बगल में कोई बैठा हुआ है और किसी के सांसों की गर्मी पूर्वा को अपने चेहरे पर महसूस हो रही थी। पूर्वा ने चौंकते हुए अपने बगल में देखा तो कोई नहीं था। पूर्वा धीरे से बोली, कौन है यहाँ? उसको लगा जैसे उसके कान में कोई बोला है, तुम्हारी मौत। यह सुनकर पूर्वा चीख पड़ी और पूर्वा के चीख की आवाज से रौनक भागता हुआ उसके पास आया। क्या हुआ पूर्वा, तुम चीखी क्यों? पूर्वा अजीब तरह से मुस्कुराकर बोली, कुछ नहीं रौनक, मुझे ऐसा लगा जैसे यहाँ कोई बिल्ली थी। तुम आओ ना, तुम लेट जाओ, मैं तुम्हारे पैर दबा देती हूँ, तुम बहुत थक गए हो। उसके बाद पूर्वा ने रौनक को जबरदस्ती लिटा दिया और उसके पैर दबाने लगी और बड़े प्यार से रौनक की तरफ निहारने लगी। रौनक मुस्कुराकर बोला, क्या बात है पूर्वा, तुम्हारा ये रूप, इसके बारे में मुझे नहीं पता था। हाँ, अभी तो तुम देखते जाओ मेरे कितने रूप हैं। तुमने मुझे मेरा रूप दिखाने का मौका ही कहाँ दिया। रौनक आंख बंद करके लेट चुका था और पूर्वा अजीब नजरों से रौनक की तरफ देखकर मुस्कुरा रही थी। अगली सुबह जब पूर्वा जागी तो उसने देखा हवेली का हिस्सा काफी साफ सुथरा हो चुका था और रौनक वहां नहीं था। तभी उसकी नजर अपने सामान पर पड़ी। उसका बैग खुला हुआ था और उसकी सारी चीजें बिखरी हुई थी। साथ ही साथ उसकी शादी का वो दुपट्टा जो मंदिर जाने के लिए लेकर आई थी वो पूरा जला हुआ था। ये क्या हुआ? तभी उसे बाहर से रौनक की आवाज आई, पूर्वा, क्या तुम जाग चुकी हो? अब जल्दी जाकर नहा लो, हमें मंदिर के लिए निकलना है। और पूर्वा उस दुपट्टे को वापस बैग में रखती हुई नहाने के लिए चली गई। पूर्वा के जाते ही उसका बैग का चैन अपने आप खुल गया और उसके सारे सामान निकलकर इधर उधर बिखर गए और पूर्वा की शादी से जुड़ी सारी चीजें धू धू करके जलने लगी। उधर से गुजरते हुए रौनक ने जब ये सारी चीजें देखी तो वो हैरान रह गया। उसने जल्दी जल्दी किचन से पानी लाकर आग को बुझाया और बोला, ऐसे कैसे हो गया? तभी उसने देखा सामने से मुस्कुराती हुई पूर्वा आ रही है। पूर्वा, ये सब कैसे हो गया? दरअसल किचन में जो माचिस रखी थी ना, वो सील गई थी, तो बस मैं जला जला कर देख रही थी, तो शायद यहाँ कोई चिंगारी चली गई होगी और मेरा ध्यान नहीं गया होगा। एनीवेज ये सब चीजें इम्पोर्टेंट नहीं है, सामान ही तो है। चलो ना, थोड़ी देर तुम और मैं बाहर बैठते हैं। रौनक पूर्वा के इस अजीब बिहेव पर हैरान था, लेकिन वह चुपचाप पूर्वा के साथ चला जा रहा था। बाहर दरवाजे के पास लगे बड़े से आईने के सामने से गुजरते हुए रौनक के कदम जहां थे वहीं थम गए, क्योंकि उसने देखा कि आईने में उसकी परछाई तो दिख रही है लेकिन पूर्वा नहीं दिख रही थी। रौनक कभी घबराकर पूर्वा की तरफ देखता, कभी आईने की तरफ। तभी पीछे से उसे पूर्वा की आवाज सुनाई दी, ओह गॉड, ये क्या हुआ रौनक? मेरी चीजें कैसे जल गई? रौनक ने घबराकर पीछे देखा तो उसने पाया कि पूर्वा परेशान सी अपनी चीजों को देख रही है। रौनक भागता हुआ उसके पास गया। तुम यहाँ हो तो मेरे साथ कौन था? तुम्हारे साथ? मैं तो अभी नहा कर आई हूँ। मुझे लगता है तुम सही कह रही थी पूर्वा, यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि पहले कल रात जिस तरीके से तुमने मेरे साथ बिहेव किया और फिर अभी। कल रात को तो मुझे याद ही नहीं। तुम्हारे जाने के बाद हुआ क्या? शायद माँ जो कहती थी सही कहती थी। एनीवे पूर्वा, जल्दी चलो, हमें यहाँ से अभी के अभी निकलना होगा। रौनक ने अभी इतना ही कहा था कि तभी हवेली के सारे खिड़की दरवाजे अपने आप बंद हो गए और हवेली में चारों तरफ अंधेरा फैल गया और वहाँ हंसी ठहाके की आवाज, तो कभी वो आवाज रोने में बदल जाती, कभी पायल की झंकार में बदल जाती, तो कभी कंगन की खनखन आहट में बदल जाती। पूर्वा और रौनक को ऐसा लगने लगा था जैसे कोई तेजी से उनके इर्द गिर्द नाच रहा है। और पूर्वा बोली, रौनक, ये सब क्या हो रहा है? तभी रौनक और पूर्वा के सामने एक काला साया उभरने लगा और पूर्वा डरते हुए रौनक के पीछे जाकर खड़ी हो गई और इन दोनों के देखते ही देखते वो काला साया एक लाल साड़ी वाली औरत में बदल गया। उसका चेहरा बुरी तरीके से झुलसा हुआ था और उसके चेहरे से खून और कीड़े टपक रहे थे। पूर्वा को उसे देखकर घिन आने लगी थी। तुम आखिर तुम मुझे पहचान गए पतिदेव? और उसने जैसे ही रौनक को पतिदेव कहा, पूर्वा हैरानी से बोली,
रौनक, क्या तुम इसे जानते हो? कौन है ये? इससे पहले रौनक और कुछ बोलता, रौनक को लगा जैसे किसी ने उसे तेजी से धक्का दिया है और रौनक दूर जाकर गिर गया। और वो लाल साड़ी वाली औरत तेजी से पूर्वा के पास आई और उसका गला पकड़ती हुई बोली, मैं तुझे बताती हूँ मैं कौन हूँ। मैं हूँ कनकलता, रौनक की बीवी, उसकी असली बीवी, जिसे उसने शादी के 2 दिन बाद ही छोड़ दिया और हमेशा के लिए चला गया। यह सुनकर पूर्वा हैरानी से रौनक की तरफ देखने लगी। इस वक्त पूर्वा को डर नहीं लग रहा था, बल्कि रौनक के लिए नफरत हो रही थी। कनकलता, छोड़ दो पूर्वा को, इसमें पूर्वा की कोई गलती नहीं है, ये सब मेरी गलती है। देखो, मैं तो तुमसे शादी नहीं करना चाहता था, बल्कि मैं तो शादी ही नहीं करना चाहता था। मैं तो अपनी पढ़ाई करना चाहता था, अपना करियर बनाना चाहता था। वो तो माँ ने मेरी शादी तुमसे जबरदस्ती करा दी, लेकिन जबरदस्ती शादी तो हो गई, लेकिन मैं तुम्हें अपनी पत्नी नहीं मान पाया और मैं चला गया। वहां जाकर मुझे पूर्वा से प्यार हुआ और कुछ दिनों पहले हमने एक दूसरे से शादी कर ली है। देखो, मैं मानता हूँ कि तुम्हारी मौत के बाद भी मैं नहीं आ पाया। मैंने पति का कोई धर्म नहीं निभाया, इसलिए मुझे सजा दो, लेकिन इसमें पूर्वा की कोई गलती नहीं है। तुम्हें जो करना है मेरे साथ करो, इसे छोड़ दो। रौनक, तुमने मुझसे इतनी बड़ी बात छुपाई? पूर्वा, तुम भी मुझे माफ कर दो। मुझे तुमसे ये सब नहीं छुपाना चाहिए था, लेकिन मेरे लिए ये सब चीजें इंपॉर्टेंट नहीं थी, क्योंकि मेरा और उसके बीच पति पत्नी वाला कोई संबंध नहीं था, बल्कि मैं तो शादी के 2 दिन बाद ही यहाँ से चला गया था। उसके कुछ दिन बाद मुझे माँ का फोन आया कि रसोई में खाना बनाते हुए कनकलता के साड़ी में आग लग गई और उस आग में जलकर वो मर गई। लेकिन मेरे अंदर इतना गुस्सा भरा था कि मैं नहीं आया। कुछ दिनों बाद ही माँ का फोन आया कि हवेली में कुछ अजीबोगरीब चीजें हो रही है और माँ अभी यहाँ नहीं रहना चाहती थी और मेरे पास आ गई। वहाँ आकर कुछ समय बाद माँ की भी मौत हो गई और फिर मेरा यहाँ आना कभी नहीं हुआ। लेकिन मैं ये नहीं समझ पाया कि माँ किस अजीब गरीब चीजों की बात कर रही थी। कनकलता रौनक को गुस्से में घूरते हुई बोली, साड़ी में आग लगने से मेरी मौत नहीं हुई रौनक, बल्कि तुम्हारे घर वालों ने मुझे मारा था, क्योंकि उन्हें जब लगा कि मैं उन लोगों की पोल पट्टी खोल दूंगी सबके सामने कि तुम मुझे बीवी की तरह नहीं अपनाते और इन लोगों ने धोखे से हमारी शादी करवाई है, तो इन लोगों की बदनामी होगी, और इसलिए तुम्हारी माँ ने अपने नौकरों के साथ मिलकर मुझे जलाकर मार डाला था और मेरी लाश को मेरे ही कमरे की अलमारी में बंद कर दिया था। गांव में अफवाह फैला दी कि मैं भाग गई हूँ। मैंने उन नौकरों की जान तो ले ली अपने बदले के लिए, लेकिन तुम्हारी माँ उससे पहले यहाँ से भाग गई और जाते जाते वो त्रिशूल के जरिए मुझे उस अलमारी में कैद कर गई। लेकिन जब तुमने त्रिशूल को निकाल कर मुझे आजाद किया, तो अब होगा मेरा बदला पूरा। देखो, मुझे इस बारे में कोई आइडिया नहीं था। तुम्हें जो सजा देनी है मुझे दे दो। तुम अपनी मौत का बदला मुझसे ले लो, लेकिन पूर्वा को छोड़ दो। लेकिन कनकलता इनकार करती हुई बोली, मुझे तुम चाहिए, मेरा पति, और वो इसकी जान लेने के बाद ही संभव है। इतना कहकर कनकलता ने पूर्वा के गले पर अपनी पकड़ मजबूत करने लगी और रौनक को समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे और कैसे वो पूर्वा की जान बचाए। तभी रौनक को कुछ याद आया और वो भागता हुआ ऊपर कनकलता के कमरे में गया। अपने सामने अलमारी देखी जिसमें से उसने कल रात त्रिशूल निकाला था। रौनक ने जैसे ही उस अलमारी को खोला, उसमें से सड़ी गली हड्डियां एक कपड़े में लिपटी हुई बाहर गिरी, जिससे साफ पता चल रहा था कि ये कनकलता की हड्डियां है और कनकलता शायद अब तक इसलिए भटक रही थी क्योंकि उसे मुक्ति नहीं दी गई थी। रौनक ने बिना देर किए उस कमरे के फर्नीचर और लकड़ियों को जमा किया और उसकी लाश में आग लगा दिया। जैसे ही कनकलता की हड्डियों में आग लगी, वो धूं धूं करके जलने लगी। नीचे पूर्वा पर कनकलता की पकड़ ढीली पड़ गई और चीखने लगी। कनकलता की चीख से वह हवेली ही नहीं, पूरा गांव कांपने लगा था। देखते ही देखते वो आग कमरे से निकलकर पूरी हवेली में फैलने लगी। रौनक भागता हुआ नीचे आया तो उसने देखा कि नीचे पूर्वा बेहोश पड़ी है और आग इससे पहले कि पूरी हवेली तक फैल जाती, रौनक ने पूर्वा को अपनी बाहों में उठाया और हवेली से लेकर भाग गया। कुछ ही देर में वो पूरी हवेली किसी चिता की तरह धूं धूं करके जलने लगी और रौनक ऊपर आसमान की तरफ देखते हुए बोला, तुम्हारे साथ जो हुआ उसका मुझे अफसोस है कनकलता, लेकिन मुझे उम्मीद है अब तुम्हें मुक्ति मिल जाएगी। मैंने एक पति होने का दायित्व निभाया है और तुम्हें अग्नि के हवाले कर दिया है।
तुम्हारी आत्मा को शांति मिले। इतना कहकर रौनक पूर्वा को लेकर गाड़ी में पिछली सीट पर लेटाया और बिना पीछे मुड़े ही शहर की तरफ लौट गया। थोड़ी देर बाद पूर्वा को होश आया और वो पिछली सीट पर उठकर बैठ गई। रौनक ने पूछा, तुम्हें होश आ गया? तुम अच्छा महसूस कर रही हो अब? इतना बोलते ही रौनक की नजर सामने लगे कांच पर पड़ी, क्योंकि सामने मिरर में वो अपना चेहरा तो देख पा रहा था, लेकिन पूर्वा उसे नहीं दिख रही थी। जैसे ही रौनक ने पीछे पलटकर देखा, पूर्वा के होठों पर एक गहरी मुस्कुराहट थी। अचानक सामने से आती ट्रक से रौनक की गाड़ी की जोरदार टक्कर हुई और उसकी गाड़ी खाई में गिर गई और पीछे से आवाज गूंजी, अब मेरा बदला पूरा हुआ है और अब मिली है मुझे मुक्ति पतिदेव।